एसएफआई उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के फेसबुक पेज पे आप सबका स्वागत है। इस चर्चा में जो चर्चा शुरू की है हमारे साथियों ने, अभी हम आज की जो चर्चा है उसको शुरू करेंगे। जो साथी जुड़ रहे हैं थोड़ा प्रतीक्षा कर देते हैं कि बाकी लोग भी जुड़ जाएं। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस लॉकडाउन के समय अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर। अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और वीडियो भी ठीक दिख रहा है तो जो एडमिन लोग हैं पेज के वो संकेत कर दें ताकि चर्चा आज की शुरू की जा सके। बिहार के बाहर से भी लोग जुड़ रहे हैं। ओके, तो दोस्तों आज का जो विषय मुझे भी बताया गया है वो है वर्तमान में शिक्षा के समक्ष चुनौतियां। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसके समक्ष चुनौतियां, और विशेष तौर पे ये जो नई शिक्षा नीति है इसके संदर्भ में। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि जो शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ हैं वो एक उसकी लंबी फहरिस्त है, पर जो अभी हमारा वर्तमान का दौर है वो एक संक्रमण का दौर है। हम एक दौर से दूसरे दौर के अंदर बढ़ रहे हैं, एक दूसरे दौर में हम पहुंच रहे हैं जहां पर शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, जहां पर शिक्षा के बारे में सरकार का नज़रिया बदल रहा है, और जो शिक्षा का पूरा जिसको कैरेक्टर बोलते हैं वो बदल रहा है। हालांकि अगर मैं बड़े ही कम शब्दों में ये बोलूं कि भारत के अंदर शिक्षा की क्या ज़रूरतें हैं, क्या चुनौतियां हैं, तो वो बड़ा 3 शब्दों में मैं उसको समेट सकता हूं। वह है शिक्षा की सब तक पहुंच, शिक्षा का समावेशी चरित्र और शिक्षा की गुणवत्ता। ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी होगी, प्राथमिक शिक्षा के लिए भी होगी और उच्च शिक्षा के लिए भी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर हम इसके आधार पे देखें थोड़ा सा भारत की जो स्थिति है, तो हम पाएंगे कि इस समय क्या चुनौतियां हैं और इसको कैसे हम टैकल कर रहे हैं। वर्तमान समय के अंदर ऐसा सरकारें दावा करती हैं कि शिक्षा सब तक पहुंच गई है, विशेष तौर पे प्राथमिक शिक्षा, और वो भी जो सर्व शिक्षा अभियान आया है और राइट टू एजुकेशन जो बहुत महत्वपूर्ण टूल था इसको अचीव करने के लिए। पर जिस दस्तावेज के संदर्भ में मुझे बात करने के लिए कहा गया है, उसी दस्तावेज के हवाले से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि भारत के अंदर अभी भी 6 करोड़ 20 लाख छात्र ऐसे हैं 6 साल से 14 साल की उम्र के अंदर जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मेरे सरकारी आंकड़े नहीं हैं। इसको वो ड्रॉप आउट बोलते हैं। और इसका मायने ये है कि वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल की जो शिक्षा है वो उनकी पहुंच से दूर है। उसके अलग अलग कारण, सामाजिक आर्थिक उसके कारण हैं। हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा है, पर चलो सरकार ही ऐसा बोल रही है। दूसरा आंकड़ा जो इसकी गुणवत्ता के बारे में बताता है, वो फिर मैं इसी दस्तावेज का हवाला ले रहा हूँ, जहाँ पर ये बोलते हैं कि भारत के अंदर 5 करोड़ के आसपास ऐसे छात्र हैं जो बड़ा सरल सा गणित का सवाल हिंदी के वाक्य और अंग्रेजी भाषा के वाक्य पढ़कर समझ नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। हालांकि ये जो प्रश्न है कि शिक्षा की गुणवत्ता, इसके लिए शायद हमें किसी आंकड़े की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि जिस कक्षा के अंदर जो हम चाहते हैं कि छात्र इतना अचीव करे, उसका अचीवमेंट लेवल उससे बहुत कम होता है। शिक्षा जिस संदर्भ में उनको दी जाती है, उस संदर्भ में उनके व्यक्तित्व का विकास वो नहीं कर पाती हैं। और इसके कारण है वो तमाम जो हमारे शिक्षा के पठन पाठन की प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया के लिए जो जरूरी चीज़ें होनी चाहिए, जो न्यूनतम चीज़ें होनी चाहिए, उनका ना होना, उनका अभाव होना, ये दूसरा है। हालांकि प्रथम के तो हर साल सर्वे आते हैं कि 5वीं कक्षा का छात्र दूसरी कक्षा का सबक नहीं पढ़ पा रहा है, 8वीं कक्षा का छात्र तीसरी कक्षा का सबक नहीं पढ़ पा रहा है, और ये नंबर कम नहीं होता, 30%, 35%, 40% के आसपास ये एक बड़ा आंकड़ा होता है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं समावेशी शिक्षा की, समावेशी शिक्षा का मतलब ये है इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि शिक्षा के अंदर जो समाज के अलग अलग समुदाय हैं, क्योंकि हमारा समाज धर्मों में, जातियों में बंटा हुआ है, और समाज के अंदर गैर बराबरी है, और वो गैर बराबरी हमारी शिक्षा के अंदर भी दिखती है। उदाहरण के लिए अगर 15% दलित हैं समाज के अंदर, तो क्या वो 15% शिक्षा के अंदर है? वो बहुत कम है। उसी तरह दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, ये तीनों के ऊपर अभी जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो खरी नहीं उतरती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो प्राथमिक चुनौतियां वही हैं कि कैसे शिक्षा को सब तक पहुंचाया जाए, कैसे शिक्षा के अंदर गुणवत्ता बढ़ाई जाए, और कैसे शिक्षा के अंदर जो कम से कम गैर बराबरी समाज के अंदर है वो शिक्षा के अंदर ना हो। हम तो ये मान के चल रहे थे कि शिक्षा से के जरिए हम समाज के अंदर जो गैर बराबरी है उसको ख़त्म करेंगे, पर शिक्षा के अंदर ही गैर बराबरी हो जा रही है। मैं तो सिर्फ अभी अनुपात की बात कर रहा हूँ। वो तमाम तरह का जो सुतेला व्यवहार, भेदभाव शिक्षण संस्थानों के अंदर होता है, अगर कोई गलती से शिक्षण संस्थानों के अंदर पहुंच जाते हैं उच्च शिक्षा के अंदर, तो रहित वेमुला बनते हैं। वो उनके साथ जिस तरह से संस्थागत भेदभाव होता है वो जग जाहिर है, उस पर कोई बड़ा पांडित्य की ज़रूरत नहीं है उसको समझने के लिए।
इसलिए ये ज़रूरतें हैं कि इनके ऊपर कैसे काम किया जाए। और ये सिर्फ भारत की ज़रूरतें नहीं हैं, ये पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश रहे हैं समय समय पर उन सब की ये समस्याएं रही हैं, पर उन्होंने इसको टैकल किया है, इसको ख़त्म किया है। चिंता ये होती है कि हमारी सरकारों का जो इसको ठीक करने का तरीका है, कैसे वो इनको देखती हैं और क्या प्रावधान, क्या ऐसी सुझाव, क्या ऐसे प्रावधान लाती हैं कि जिनको लागू करके वो इसको ठीक करेंगे। और तब हम देखते हैं हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसकी तरफ। वर्तमान के अंदर मैं जो पहले बोल रहा था कि शिक्षा का जो ये बोलना कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, तो ऐसा लगता था कि कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं। शिक्षा का वस्तुकरण हो रहा है, इसको बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तब इस चीज़ को इतना कोई मानता नहीं था। पर आज नीति के अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। मसलन हम सब ने जब हायर एजुकेशन के अंदर जो लोग पहुँचे हैं उन सबको ये बताया जाता था कि हमारी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, राष्ट्रीय अनुदान आयोग है, जो हमारे महाविद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए वो फंड देता है, अनुदान देता है, इससे हमारे इन संस्थान चलते हैं। पर पहुँचते पहुँचते हम इस स्थिति के अंदर पहुँच गए हैं कि भारत सरकार ने ही हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी जैसी एक संस्था बना दी है, जहाँ से आपको अनुदान नहीं मिलेगा, जहाँ से आपको ऋण मिलेगा। जहाँ से आपको ऋण मिलेगा, आप अपने संस्थान के वो विस्तारित करने के लिए, नया विभाग खोलने के लिए, उसके अंदर नवाचार करने के लिए वहाँ से ऋण लेंगे 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, और 10 साल के अंदर वो ऋण आप सरकार को वापस करेंगे, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी को वापस करेंगे। और सरकार आप पे इतना एहसान करेगी कि उसके बदले जो उसके ऊपर टैक्स और इंटरेस्ट लगना है वो नहीं लगेगा। ये बदलाव आया है। अनुदान से लोन, ये लोन नहीं है, ये है अनुदान से शिक्षा, अधिकार से शिक्षा एक वस्तु के तौर पर। अब वो संस्थान क्या बेचेंगे ना। अब अगर मेरे विश्वविद्यालय ने लोन लिया है कि एक नया फैकल्टी खोलना है, तो उस फैकल्टी के अंदर वो क्या उत्पादन करेंगे जिससे वो पैसा बचाएंगे और वो वापस करेंगे ये पैसा। ये एक चरित्र आया है, चरित्र के अंदर बदलाव आया है। पर अब एक कदम आगे की तरफ जा रहे हैं। जब हमने छात्र आंदोलन शुरू किया था तो हम लोग लड़ाई लड़ा करते थे कि शिक्षण संस्थानों का विस्तार होना चाहिए ताकि शिक्षा सब तक पहुंच पाए। अभी मैं जब बात कर रहा हूं तो यहीं पर एक स्लोगन आ रहा है, शिक्षा है सबका अधिकार। बिल्कुल सही। अखिल विकल्प ये लिख रहे हैं, शिक्षा है सबका अधिकार। और शिक्षा का अधिकार हमने, हालांकि ज़रूरत नहीं थी संविधान के अंदर, पहले से था, पर इसको और ठोस करने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून पास किया। पर उसके बाद भी आज 6 करोड़ के आसपास बाहर हैं। तो हम बोला करते थे नया शिक्षण संस्थान खोलो, नया स्कूल खोलो, और ऐसे क्षेत्र के अंदर खोलना है जहाँ के छात्र नहीं पहुँच पाते हैं स्कूल के अंदर। कॉलेज ऐसे क्षेत्र के अंदर पहुँचना है, खोलना है जहाँ के छात्र नहीं पहुँच पाते हैं कॉलेज के अंदर। तो ये हमारी लड़ाई रहती थी और सरकार भी इसके लिए स्कूल खोला करती थी, कॉलेज खोला करती थी उस समय के अंदर। पर आज स्थिति क्या है? आज स्थिति उससे बदल गई है। आज हमें क्या स्लोगन, आप लोगों को क्या स्लोगन देना पड़ रहा है, नारा देना पड़ता है कि जो शिक्षण संस्थान हैं उनको बंद मत करो। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे पता है पूरे भारत के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो संगठन है वो लड़ाई लड़ रहा है कि सरकार ने जो तय कर दिया है कि ये जो छोटे छोटे स्कूल, जिसको वो छोटे स्कूल बोलती है, जिसके अंदर छात्रों की संख्या कम है, उनको बंद करो। मायने विस्तारित नहीं करना है, बंद करना है, कम करना है, संख्या बढ़ानी नहीं है, वो कम करनी है। तो सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों के विस्तार करने की स्थिति से हम आए थे कि उनको कम से कम रोकना है। पर अब सरकार ने नीतिगत तौर पे तय कर दिया है कि सिर्फ रोकना नहीं है, उनको वहीं नहीं ठहराना है, नहीं तो नहीं खोलने हैं, पर उनको सिकोड़ना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है और ख़त्म करना है।
हम बोलते थे कि ठीक है निजी शिक्षा आपने खोल दी है, पर वही जा पाए जो अफोर्ड कर सकते थे। पर आप बोल रहे कि शिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक को कम करना है, तो विकल्प ही नहीं बचेगा। इसलिए मैं अभी जो अगले 20-30 मिनट में आपसे बात करूंगा वो नई शिक्षा नीति के अंदर क्या प्रावधान है, क्या वो एक्सेसिबिलिटी, वो इक्विटेबिलिटी, वो क्वालिटी को एड्रेस करती है या नहीं करती है। और ये जो मैं बोल रहा था कि विस्तारित करने से उसको सिकोड़ने की तरफ किस तरह से वो काम करती है, वो आज सबसे बड़ी चुनौती है जो शिक्षा का स्वरूप, चरित्र बदल दिया है। वो राष्ट्र निर्माण, मानव संसाधन के निर्माण का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, वो रहा है मुनाफा, पैसा। पैसे के मॉनेटरी टर्म्स में उसको देखा जाता है, चाहे वो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान हो चाहे वो निजी हो। सार्वजनिक के अंदर भी जो वहाँ के छात्रों की जरूरत के अनुसार वहाँ पठन पाठन की प्रक्रिया नहीं होती है, पर कितना पैसा आ रहा है उसके अनुसार छात्रों का प्रबंधन होता है। ये दो अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि छात्रों की जो ज़रूरत है, उस क्षेत्र में कितने छात्र हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार शिक्षण संस्थान का स्वरूप हो। ऑफ कोर्स शिक्षा का एक चरित्र होता है वो कंटेंट के अंदर, सिलेबस के अंदर, पर वो मैं लॉजिस्टिक की बात कर रहा हूँ। उसके अनुसार वहाँ पर कितनी बिल्डिंग होगी, कितनी वहाँ पे चेयर्स होंगी, कितनी लैब्स होंगी, उनके क्या टेस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट हो गए। पर अब क्या हो रहा है कि इतना पैसा आ रहा है, इतना बजट आ रहा है जो कम है, बहुत कम है जो, और उसके अनुसार आपको मैनेज करना है, नीचे प्रबंधन करना है। शिक्षा देनी नहीं है, शिक्षा का प्रबंधन करना है आपको। हालांकि जिस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उसके बात करने से पहले मैं ये बता दूँ कि एक भारत जो सबसे ज़्यादा नौजवान देश है, और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे आपके जब अश्वमेध यज्ञ करने जाते हैं, पूरे विश्व के अंदर घूमते हैं, तो बार बार बोलते हैं कि मैं युवाओं के देश का नेता हूं, मैं युवा नेता हूं और हमारे पास मानव संसाधन है। पर इस मानव संसाधन के विकास के लिए, उन नौजवानों को पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है, उसकी वो बात नहीं करते हैं। उस देश के अंदर 6 साल लग जाते हैं एक सरकार को शिक्षा नीति के ऊपर काम करते हुए। उस सरकार ने बोला था, NDA 2 मोदी 1 जब आए थे, अब ये सीरीज वाला मामला होता है ना, मोदी 1 मोदी 2, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 लॉकडाउन 3, तो उसी टर्म में ये जो आपका मोदी 1 था उसमें बोला था कि हम तो बड़ी ही जल्दी नई शिक्षा नीति लेके आएंगे। पर वो एक कमेटी, 2 कमेटी, एक दस्तावेज, 2 दस्तावेज, 3 दस्तावेज, और उसके बाद फाइनली हमारे पास एक और प्रस्ताव है जो हम आशा करते हैं कि सरकार बोलेगी ये उनका प्रस्ताव है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ इंगित करना ये जरूरी है कि ये सरकार जिम्मेवारी नहीं लेती है। मुझे याद है पिछली बार जब संसद के अंदर नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा शुरू हुई थी, उस समय SFI के भूतपूर्व अखिल भारतीय अध्यक्ष सीताराम येचुरी ने इनके ऊपर चर्चा शुरू की थी, और उन्होंने बोला था कि भाई जो दस्तावेज आपने प्रस्तावित किया है उसके अंदर पूरे के पूरे पैराग्राफ और पेजेस वो हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लीफलेट से आपने उठाए हैं। तब के मानव संसाधन मंत्री ने बोला था कि ये तो हमारा दस्तावेज ही नहीं है, ये तो हमने सिर्फ कंपाइल किया है। तो मैं आशा ये करता हूँ कि इस बार वो मना नहीं करेंगे कि ये उनका दस्तावेज है कि नहीं है। बहरहाल जो हमारे पास उपलब्ध है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और वो क्या है, हम ये बोल रहे थे कि नए शिक्षण संस्थान चाहिए। अगर मैं स्कूली शिक्षा की बात करूँ, कोई नए स्कूल चाहिए ऐसे एरियो के अंदर जहाँ पर छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, रिमोट एरिया के अंदर, उनके आस पड़ोस के अंदर स्कूल चाहिए। पर ये जो आपका डॉक्यूमेंट है नई शिक्षा नीति का, ये बोलता है, ये सब चीज़ों को मानता है कि प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, 6 लाख के आसपास, 6 करोड़ के आसपास जो छात्र हैं वो शिक्षा के दायरे से बाहर हैं, वो सब बातें स्वीकार करता है। पर उसके बाद जो प्रस्तावित करता है चीज़ें, वो थोड़ा डेंजरस है। और प्रस्तावित ये करता है कि जिनकी ऐसे महाविद्यालय, ऐसे विद्यालय
जिसके अंदर 30 छात्रों से कम छात्र हैं उन पाठशालाओं को, उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। और भारत के अंदर ऐसे कैसे कितने विद्यालय हैं, स्कूल हैं, प्राथमिक प्राइमरी स्कूल जिनको हम बोलते हैं, उनमें 28% ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर 30 से कम हैं। 14.8% ऐसे हैं जिनके अंदर अपर प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें 30 से कम हैं। तो ये सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। एक बात याद रखिए, ये वो समय है जहाँ पर छात्रों की संख्या कम नहीं हुई है। ओवरऑल छात्रों की संख्या बड़ी है, पर वो छात्र गए कहाँ हैं, वो छात्र जा कहाँ रहे हैं? अगर सरकारी स्कूल के अंदर नहीं है, इसका बहाना लगाकर आप उनको बंद कर रहे हैं। वो जा रहे हैं पूरे के पूरे निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर। और अगर किसी को भ्रम है कि निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, तो वो गलत है, वो सही नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जानबूझ के एक समझ तैयार की गई है कि प्राइवेट अच्छा है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ, जितने लोग इस बात को सुन रहे होंगे उनमें से 99% लोग ये बोल रहे होंगे कि ठीक है, ये बोल रहे हैं, पर प्राइवेट तो प्राइवेट ही होता है। तो मैं सहारा लेता हूँ एक शोध पत्र का, जो मिसिस गांधी, सोनिया गांधी नहीं, मिस गांधी हैं, उनका शोध पत्र है। अगर किसी को चाहिए तो मैं रिसर्च पेपर दे सकता हूँ पूरे का पूरा। वो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है प्राइवेट और सरकारी का भारत के अंदर। और ये उनका ये मानना है कि भारत के अंदर जो प्राइवेट हैं उसके अंदर 80% जो प्राइवेट स्कूल हैं वो एक श्रेणी में आते हैं और 20% एक आते हैं। जो 20% उनको वो ब्रांडेड स्कूल्स बोलती हैं, मतलब कि जिनकी फीस 10,000 से ज़्यादा है, हज़ारों के अंदर है, लाखों के अंदर है। वो बोलते हैं कि 20% ऐसे स्कूल हैं प्राइवेट, और 80% प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिसको वो चीप स्कूल्स बोलती है, जहाँ पर फीस 1,500 से कम है, 5,000 के आसपास है। और वो ये बोलती हैं कि अगर आप छात्रों का जो परिवार की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है एक जैसी रख दें, कि प्राइवेट स्कूल के अंदर भी किसान का बेटा जा रहा है, खेत मजदूर का बेटा जा रहा है, और सरकारी स्कूल के अंदर भी पहली कक्षा के अंदर खेत मजदूर और किसान का जा रहा है, अगर कांस्टेंट कर दें, तो उनका मानना है कि जो 80% निजी स्कूल हैं ना, इनकी अचीवमेंट, इनकी पढ़ने के बाद जो अचीव करते हैं वो अच्छी है, और ना सरकारी की बुरी है। अगर सीधे शब्दों में बोलूँ, ना प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं ना सरकारी बुरे हैं, एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। हाँ, ये जो 20% हैं जिसको ब्रांडेड स्कूल बोलते हैं, और जिनकी जैसे बड़े सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पहली कक्षा की फीस भी लाखों के अंदर होती है, ये जो बड़े कॉन्वेंट्स हैं, उनके अंदर पढ़ाई के अंदर डिफरेंस जरूर है। पर हाँ, सरकारी के अंदर भी तो जवाहर नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, कस्तूरबा गांधीज हैं, ये बहुत सारे जो एक्सेलेंस के हम सेंटर्स बोलते हैं, उनके छात्रों का भी तो अचीवमेंट लेवल बहुत ऊंचा है। तो फिर ये क्यों दिमाग के अंदर कर दिया कि प्राइवेट अच्छा है, सरकारी बुरा है, और सारे के सारे प्राइवेट की तरफ पलायन कर गए? ये जानबूझ के सिर्फ नीति के अंदर नहीं आता है, विचार के अंदर भी आता है। तो क्योंकि जाएगा कौन प्राइवेट के अंदर जब बोलेंगे सरकारी अच्छा है? अब दिल्ली जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ना कोई वामपंथी सरकार है और ना कोई क्रांति हुई है। वहाँ तो सरकारी स्कूल अच्छे हैं और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? वो भी भारत का हिस्सा है। मैंने जानबूझ के दिल्ली पहले बोला, नहीं तो मेरे पर आरोप लग जाता कि मैंने केरल का उदाहरण दिया, जहाँ पर केरल राज्य के अंदर जब पिछले 3 साल में देखा है कि प्राइवेट के अंदर बच्चों की संख्या कम हो रही है, सरकारी के अंदर बढ़ रही है। वहाँ पर MP MLA कांग्रेस के, बीजेपी के नहीं है तो थोड़ा मैं बोल नहीं सकता, कांग्रेस के और लेफ्ट के, अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी के अंदर डाल रहे हैं। वो भी संभव है, वो भी सरकारी है। पर ये जो जानबूझ के एक मिथ्या बना दिया, हमारे दिमाग के अंदर घर कर गया, वो प्राइवेट अच्छा है, प्राइवेट अच्छा है, उसके चलते सरकारी स्कूल खाली हो गए। और जो स्कूल के अंदर बच्चे जा पा रहे हैं वो ऐसे बच्चे हैं कि अगर वो स्कूल बंद हो जाएगा, जो बोले 30 से कम है, किसी स्कूल के अंदर 25 बच्चे हैं, अगर वो स्कूल बंद कर दे गए, वो स्कूल 3 किलोमीटर आगे चला जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा एकीकरण करके, तो वो बच्चे वहां पर जा नहीं पाएंगे, वो स्कूल से बाहर ही हो जाएंगे। उनके पास विकल्प नहीं होगा, उनके पास ये विकल्प नहीं होगा कि वो 3 किलोमीटर चल के जाएं, बस जिसमें भी जाएं, वो ट्रांसपोर्टेशन आजकल है, या प्राइवेट के अंदर जाएं, उनके पास एक ही विकल्प होगा, वो पढ़ाई छोड़ दें। ये आपकी
एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता नहीं है। ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है कि इसको ठीक कैसे करना है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो अंडरलाइन जो है वो पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी के ऊपर काम करती है। एक अच्छी चिंता न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर की गई है, वो जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में, जिसको स्कूल पूर्व प्री स्कूल एजुकेशन बोलते हैं, जो आंगनबाड़ी के जरिए दी जाती है। ये अच्छी बात है कि उसको एक राइट के तौर पे वो चिन्हित कर रही है और बोल रही है कि सबको मिलना चाहिए, बड़ा स्वागत योग्य है। देखो, शिक्षा नीति जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर ये खासियत है कि शब्द इतने अच्छे हैं कि आप बोलेंगे बहुत बढ़िया है, पर प्रावधान ऐसा है कि आप बोलेंगे वो शब्दों से मेल नहीं खाता है। पर उसके अंदर भी प्रावधान उन्होंने दिया है कि ये जो काम है जो अभी तक आंगनबाड़ियाँ करती थी, जिन्होंने अच्छा काम किया है, ना ही क्योंकि वो औपचारिक शिक्षा नहीं है वो, पर वो खेल खेल में शिक्षा है, वो आपको उठना बैठना जिसको हम बोलते हैं वो सिखाती है, जीना बोलना चलना सिखाती है, लैंग्वेज सिखाती है बातचीत के जरिए। अच्छा काम किया और साथ में बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट के अंदर भी अच्छा काम किया, जिसको वो एक्नॉलेज नहीं करती है। पर प्रपोजल ये है कि उनको वहाँ से ले जाकर वो स्कूलों के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे इन आंगनवाड़ी को। अभी शुरू में वो बोलते हैं कि 4 तरह के होंगे, अलग से स्कूल ये आपकी नर्स आंगनवाड़ीज़, स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज़, या स्कूल के अंदर आंगनवाड़ी का सेक्शन, अलग से आंगनवाड़ियों जैसे स्कूल, या प्राइमरी सेक्शंस के अंदर जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की बात भी ये करती है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर प्राइमरी सेक्शन के अंदर आंगनवाड़ियाँ। अल्टीमेटली ये कोशिश है कि आंगनवाड़ियों से स्कूल के अंदर वो शिफ्ट कर दी जाए। अब सुनने में ठीक लगता है, हालांकि अगर मैं दिमाग से निकाल भी दूं कि वो जो लाखों लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो काम कर रही हैं उनका क्या होगा, अगर 1 मिनट के लिए मैं दिमाग से निकल भी दूँ। इसके अंदर दिक्कत ये है कि आंगनबाड़ी है आपके पड़ोस के अंदर, जहाँ पे 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा वहाँ पे चला जाता है, और जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, वहाँ पे वो छोटा बच्चा नहीं जा पाएगा। अगर नहीं जा पाएगा तो घर में रह जाएगा। ये है बड़ा सवाल उसके अंदर, ये सवाल है, और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। प्राइमरी को अलग अलग हिस्सों में इसने स्कूल एजुकेशन को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया है, इसी के चलते जो दिखता भी है। पहला फाउंडेशन कर दिया, अभी तक जो है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और हायर सेकेंडरी, जिसको आप बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी, हायर सीनियर सेकेंडरी, वरिष्ठ माध्यमिक। अभी उन्होंने बोला है फाउंडेशन मतलब आंगनबाड़ी वाले 3 साल वहाँ ले जाएंगे, कक्षा 1 कक्षा 2, फिर प्रेपरेटरी कक्षा 3 4 5, मिडल 6 7 8, और फिर वो बोलते हैं हायर 9वीं 10वीं +1 +2। ये इस तरह से बाइफिकेशन ऑफ स्कूल किया है। अभी इसकी ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। 2 चीज़ें मुझे प्राइमरी एजुकेशन के बीच में बोलनी है और फिर हम हायर एजुकेशन के अंदर जाएंगे। 2 चीज़ें दिक्कत वाली पैदा ये करती हैं कि एक, ये जब बोलता है कि 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो आपस में जो बच्चे पढ़कर समझ नहीं पाते हैं, 2 दूनी 4 3 3 9 नहीं कर पाते हैं, वो उनका लेवल उस लेवल का नहीं है, तो हमें ये बताया जाता है, जो गुणवत्ता से जुड़ता है, हमें ये बताया जाता है कि जिस बच्चे को दिक्कत है उसको पढ़ाने के लिए टीचर की ज़्यादा स्किल चाहिए, उसको रेमेडियल क्लासेस चाहिए। पहले भी होता था, हमेशा रहा है। मैथ के अंदर दिक्कत, विज्ञान के अंदर दिक्कत, इंग्लिश के अंदर दिक्कत, तो हमारे अध्यापक हमें जो सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है उससे पहले बुलाते थे या कक्षा के बाद बुलाते थे कि अलग से क्लास लेंगे इन बच्चों की, जो भी होता है, जिसको टिपिकल टर्म्स में हम बोलते हैं रेमेडियल क्लासेस होनी चाहिए, कि किस तरह से उनका दुरुस्तीकरण, उनके सीखने की जो त्रुटियां हैं उसको ठीक किया जाए, बच्चों को निकाला ना जाए। पर इतना अटपटा एक उत्तर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर देते हैं कि ये बोलते हैं कि उस कक्षा के अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपने सहपाठियों को पढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं पीयर लर्निंग और पीयर टीचर्स होंगे। ये अपने ही वो
सहपाठियों को पढ़ाएंगे जिनको दिक्कत आ रही है। इसमें बड़ी समस्या ये है कि साहब आप बोल रहे हैं कि एडिशनल स्किल चाहिए थे, वो तो ट्रेंड ही नहीं है, वो ट्रेंड टीचर नहीं है, वो स्टूडेंट हैं, वो कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे मदद कर पाएंगे, उसकी समस्या को कैसे समझ पाएंगे। और दूसरा, जब मैं अपनी कक्षा के बच्चे को खुद पढ़ाऊंगा तो जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, वो कैसे उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। ये बताता है कि कैसे कैजुअल अप्रोच हम अपने स्कूल के अंदर लेके जा रहे हैं, हम उससे क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक बड़ा जो इसके अंदर इन्होंने प्रपोजल दिया है कि आप हर क्षेत्र के अंदर कुछ लोग होते हैं जिनको अपने क्षेत्र की बड़ी नॉलेज होती है, ऐसे लोगों को आप स्पेशल इंस्ट्रक्टर के तौर के ऊपर स्कूलों के अंदर लगाएंगे और वो स्कूल लगा सकता है, उसके लिए उसको कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। अब यूपी के अंदर ये स्पेशल इंस्ट्रक्टर कौन होंगे आप सब जानते हैं, पूरे भारत के अंदर भी वर्तमान के अंदर कौन होंगे, ये तमाम जो प्राइवेट स्कूल के अंदर शाखा लगाते हैं, आप तो सरकारी में भी लगाते हैं, ये तमाम वही लोग होंगे जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वो बोलेंगे इनको संस्कृति का बड़ा ज्ञान है तो स्कूल के अंदर आके संस्कृति पढ़ाएंगे। और भारत के अंदर ये लोग कौन से संस्कृति पढ़ाते हैं, वो संस्कृति हम सब जानते हैं, वो भारतीय संस्कृति नहीं है, वो हिंदू संस्कृति भी नहीं है, ये वो हिंदूवाद की संस्कृति है, हिंदुत्व की संस्कृति, वो हमारी कक्षाओं के अंदर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये खतरा है पिछले दरवाजे से आपके स्कूल के अंदर प्रवेश करवाने का इन लोगों का। तो ये हम देखते हैं कि स्कूली शिक्षा के अंदर ये उल्टी दिशा में जा रहे हैं। चिंता जाहिर की है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो बड़ा हवा होता है दिमाग के अंदर, यहाँ से हायर भी शुरू होगा, बड़ा हवा होता है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन को रिड्यूस करेंगे, एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज करेंगे, जो ठीक है, अच्छी बात लगती है। बोर्ड एग्जामिनेशन, जो बोर्ड की क्लासेस होंगी साल में 2 बार होंगी, 2 एग्ज़ाम होंगे, साल में 2 बार एग्ज़ाम हुआ करेंगे जो बोर्ड की क्लासेस होंगी, और उसके अंदर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके पास हो पाएंगे। आपकी इच्छा है आप विज्ञान और उसके साथ पास हो जाएं, आपको ज़रूरत नहीं है गणित पढ़ने की, इस तरह का कुछ प्रस्ताव है। पर जो उससे बड़ा प्रस्ताव है, ये बोलते हैं कि आपको बोर्ड का खौफ दूर करना है, पर वहीं पर प्रपोजल देते हैं कि अगर आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना है, +2 करने के बाद BA, BBA, BSc, BCom करना है, आपने BTA करना है, आपने BCA करना है, आपने, तो आपको एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, जो कंडक्ट की जाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, NTA के द्वारा। जैसे MBBS के लिए नीट करनी पड़ती है। तो आप बोर्ड को तो कम कर रहे थे, पर ये तो बड़ा बोर्ड रख दिया आपने जिसके अंदर एक्सक्लूजन एक पॉलिसी होगा, और पूरे का पूरा जब आपको राष्ट्रीय स्तर का टेस्ट क्वालिफाई करना है तो हम सारे टेस्ट क्वालिफाई करने से पहले जाते हैं कोचिंग क्लास के अंदर। तो एक बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री आप खोलने का एक प्रावधान आपने दे दिया है। NTA के पहले नहीं देना पड़ता था ना, आपने जाना है फर्स्ट ईयर के अंदर, आप गए, सीट है, एडमिशन ली नॉर्मली, ये छोड़कर कुछ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर, तो अब बोल रहे हैं सबके लिए आपको यही करना पड़ेगा। आपने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अंदर, देवरिया के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर कहीं आपने दाखिला करवाना है बच्चे का, तो आपको NTA का एग्ज़ाम जो दिल्ली से कंडक्ट होता है वो देना पड़ेगा, वो पास करना पड़ेगा, तब आपका प्रवेश हो पाएगा। ये प्रस्ताव है इसके अंदर, मतलब एक एडिशनल लेयर, और इस लेयर से कौन ज़्यादा फेल होंगे, कौन ज़्यादा बाहर निकलेंगे, वही लोग जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर हाशिए के ऊपर थे, जिन लोगों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि पहले वो स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा ले पाएँ, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएँ और उसके बाद वो कोचिंग ले पाएँ। तो एक एडिशनल लेयर ऑफ स्क्रीनिंग यहाँ पे शुरू कर दी है। वैसे ही कंटिन्यू करता है उच्च शिक्षा के अंदर, जहाँ पर भारत के अंदर उच्च शिक्षा के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जिसको बोलते हैं GER, 24.83, कुल मिलाकर 25% के आसपास है।
मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, 100 में से 75 बच्चे जहां पर नौजवान, जहां पर महाविद्यालय के अंदर नहीं जा पाते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं जा पाते हैं, उस देश के अंदर यह शिक्षा नीति बोलती है कि अगले 10 साल के अंदर इसको 50% करना है, जो बड़ा स्वागत योग्य है। पर साथ में यह बोलती है कि नए संस्थान हम नहीं खोल पाएंगे। भारत के अंदर पहले ही बहुत संस्थान है, राइटली मोर देन 50,000 संस्थान है। इसलिए ये जो संस्थान है, इनको हमने क्वालिटी इसके अंदर लानी है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी संस्थान हैं, विश्वविद्यालय चाहे महाविद्यालय, उनको नई शिक्षा नीति बोलते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उच्च शिक्षण संस्थान, इनमें जो न्यूनतम छात्रों की संख्या है वो 3000 करनी पड़ेगी। न्यूनतम 3000। अगर 3000 से नीचे है वो कॉलेज बंद कर दिया जाएगा या दूसरे कॉलेज के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, वो यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ये बोलता है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का दस्तावेज हायर एजुकेशन के साथ। तो ये रीच को बढ़ा नहीं रहा है, ये रीच को कम कर रहा है। बोल रहा है कम शिक्षण संस्थानों के साथ ज़्यादा इनरोलमेंट रेशो। अब भारत की परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। भारत की ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, भारत की आर्थिक सामाजिक विषमताएं इतनी विकट हैं कि हम आशा नहीं कर सकते कि सारे लोग इलाहाबाद के अंदर जाके पढ़ेंगे, लखनऊ के अंदर जाके पढ़ेंगे, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाके हायर एजुकेशन लेंगे। हम ये बोले हर तहसील के अंदर कॉलेज, जहाँ जरूरत है वहाँ पे कॉलेज खोलिए। ये बोल रहे कि जो खुले हैं उनको भी बंद कीजिए। ये एक प्रस्ताव इसके अंदर बड़ा। और एग्जाम्पल क्या दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं तक्षशिला, बहुत अच्छा, तक्षशिला बहुत अच्छा विश्वविद्यालय था, हमें भी गर्व है। नालंदा बहुत बढ़िया, पर कितने लोग पढ़ पाते थे उसमें, कितने लोग उसके अंदर पढ़ पाते थे। उदाहरण दिया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूएस की समस्या और भारत की समस्या अलग है, यूएस का समाज और भारत का समाज अलग है। ये जो शिक्षा नीति के अंदर वो देख नहीं पाते हैं। इसके साथ जुड़ते हुए प्रपोजल हैं, वो बोलते हैं कि जो विश्वविद्यालय हैं ये इस तरह से नहीं चलेंगे, इनको रीफ्रेम करना पड़ेगा। 3 तरह के विश्वविद्यालय होंगे। एक विश्वविद्यालय होंगे जहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन की टीचिंग किया करेंगे, वो थोड़ी रिसर्च भी होंगी और अदर सर्विसेज होंगी। एक प्रीमियर यूनिवर्सिटीज होंगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शोध कार्य होगा। तीसरी तरह का विश्वविद्यालय होंगे जिसको अदर यूनिवर्सिटीज बोलती हैं, जहाँ पर अध्यापन पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर एम्फेसिस होगा और साथ में कुछ सिग्निफिकेंट रिसर्च भी की जाएगी। और जितने भी कॉलेज हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जितने भी कॉलेज हैं जो अभी तक अफिलेटेड होते हैं, अफिलेटेड टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी, अफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज अगर हैं ये, तो इन यूनिवर्सिटी से अफिलेशन की जरूरत नहीं है। अब इनको ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा। अब किसी कॉलेज को जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी से अफिलेशन लेने की। इसी तरह यूनिवर्सिटीज को जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अफिलेशन लेने की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तो खत्म हो रहा है पूरी नीति के अंदर, उसका जिक्र नहीं है और वो पता भी है। ये ऑटोनॉमी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वायत्ता, हम भी चाहते हैं कि स्वायत्ता होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं स्वायत्ता होनी चाहिए, पर स्वायत्ता कैसी हो। ये जो महाविद्यालय जो अभी तक अफिलेटेड थे, आप इनको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, स्वायत्त विश्व कॉलेज बना रहे हैं या यूनिवर्सिटी का पार्ट बना रहे हैं, उससे स्वायत्ता नहीं आएगी। विश्वविद्यालयों के अंदर भी स्वायत्ता चाहिए। हम ये मानते हैं कि विश्वविद्यालय के जो शैक्षणिक मसले हैं वो विश्वविद्यालय खुद तय करे, कॉलेजेस के लिए गाइडलाइन बनाए, कॉलेजेस अकॉर्डिंगली एक्ट करें, पॉलिटिशियंस उसके अंदर इंटरफेयर ना करें, उनके नुमाइंदे रहें पॉलिसी डिसीजन के अंदर, पर मेजर डिसीजन हमारे एकेडमिक डिसीजन हम लें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन प्रशासनिक निर्णय विश्वविद्यालय खुद लें, शिक्षण संस्थान खुद लें, ऑटोनोमस बॉडीज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आयोग जो हैं वो ले, खुद तय करे। दिक्कतें हैं पर बहुत हद तक स्वायत्त है, उनके मेंबर्स को सरकार हटा नहीं सकती है, वो सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, सरकार जो पॉलिसी डिक्टेट करती है उसको मना भी कर सकते हैं, हालांकि बहुत कम होता है पर मना कर सकते हैं। पर ये स्वायत्ता की जो बात कर रहे हैं वो है अकादमिक, शैक्षणिक,
प्रशासनिक और वित्तीय। ये जो वित्तीय स्वायत्ता है ये अपने आप में बहुत बड़ा पेच है। ये स्वायत्ता के नाम के ऊपर एक तरह से बाजार की गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। अब वित्तीय स्वायत्ता का क्या मतलब है कि आपका विश्वविद्यालय, आपका कॉलेज स्वायत्त है, वो निर्णय खुद लेगा, प्रशासन भी खुद चलाएगा, पर वो नया कोर्स खोले, टीचर अपॉइंट करे, जितनी सैलरी है उसको दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे से ग्रांट के लिए ना मांगे, मेरे से ग्रांट ना मांगे, मुझसे कुछ मांगे ना। सरकार से कोई ग्रांट नहीं, कोई मदद नहीं। वित्तीय स्वायत्ता। और ये जो बातें हैं कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। नई शिक्षा नीति जो प्रस्तावित है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये प्रस्तावित नहीं है, परफॉर्मेंस के साथ पैसा जोड़ दिया है और ये जो कॉलेज हैं इनको स्वायत्ता के नाम के ऊपर दे दिए हैं बहुत सारे। तो वित्तीय स्वायत्ता मतलब आपने अध्यापकों की फीस निकालनी है, उस कॉलेज को रनिंग का खर्चा निकालना है, तो कहां से निकालना है? अगेन बच्चों से फीस निकाल कर। तो प्राइवेट और सरकारी के अंदर क्या फर्क रहा? और फीस कौन दे पाएगा? ये फिर वही यक्ष प्रश्न है। फिर शिक्षा किसके लिए हुई? और ये बहुत खतरा भी मैं बोल रहा था कि पहले तो विस्तारित का मामला था, लड़ते थे, फिर बोला कि इसको रोको, कम से कम अगर आपने विस्तार नहीं करना है, ऑपरेशन है कि इसको सिकोड़ना है, उसको सिकोड़ने नहीं देना है, उसको खत्म नहीं होने देना। ये लड़ाई परिवर्तन हो गया है उसके अंदर। और ये जो हमारी सरकार की आर्थिक और नीतियां हैं, जो सोशल वेलफेयर स्टेट को ख़त्म करने की नीतियां हैं, उससे अलहदा नहीं है, उसका ये पार्ट है एक। जिस तरह से शिक्षा को आपने गैट्स, WTO के गैट्स की लिस्ट के अंदर जहां पर आपने व्यापार की वस्तु में इसको ला दिया, जब व्यापार की वस्तु आएगी तो वो मुनाफे की तरफ ही जाएगी। ये नीतिगत बदलाव है, ये रातों रात नहीं हुआ है, ये समय लगा है। पर ये सरकार थोड़ी ज़्यादा तत्पर है। अब ये बोलते हैं कि बहुत एफिशिएंट सरकार है मोदी जी की। एफिशिएंसी सर्विस के अंदर तो दिखती नहीं है, नीति के अंदर नहीं दिखती है। हाँ, ये जो नव उदारवाद की नीतियां हैं उसको बहुत एफिशिएंटली लागू करती है, ये तो मानना पड़ेगा। और बड़ी मजबूती के साथ खड़ी भी रहती हैं अपनी वर्ग के साथ, अपने उसके साथ। ये इसके अंदर बड़ा प्रश्न। और साथ में ये बोला है स्कूल के अंदर भी और उच्च शिक्षा के अंदर भी कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को, स्कूलों को, महाविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को प्राइवेट के बराबर हम मानेंगे, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अभी बहुत भेदभाव होता है ना। अभी यूजीसी बोलता है यूनिवर्सिटी को कि मिनिमम एडमिनिस्ट्रेशन बनाओ, मिनिमम आप स्ट्रक्चर बनाओ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, तब एफिलिएशन मिलेगी, कोई मैल प्रैक्टिस नहीं होगी। ये जो मानव भारती जैसे यूनिवर्सिटी जो हज़ारों डिग्रियां बेच देती है बिना कोर्स करवाए, वो नहीं चलेगा। तो वो उनको बोलता है ये भेदभाव हो रहा है। सही बात है भाई, अगर मध्य प्रदेश में व्यापम के अंदर सरकार डिग्रियां बेच सकती है, नौकरियां बेच सकती हैं, तो प्राइवेट को भी पूरी छूट मिलनी चाहिए। हम तो यही समझते हैं, शायद यही बोलना चाह रहे होंगे। तो ये भेदभाव नहीं चलेगा। ये जो एफिलिएशन के अंदर दिक्कत आती है, रेगुलेशन के अंदर दिक्कत आती है, तो बराबर माने उनको। और शब्दों के अंदर लिखा है, ये आपको कोई भावार्थ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शब्दों के अंदर लिखा है डॉक्यूमेंट के अंदर कि जो निजी शिक्षण संस्थान हैं इनको अपनी फीस तय करने की परमिशन मिलनी चाहिए। अपना फीस खुद तय करें, बोलते पॉजिटिवली, सकारात्मक फीस तय करें। और हम जानते हैं सकारात्मक फीस क्या होती है। आप लोग छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं कि केंद्रीय विधेयक लाया जाना चाहिए जो निजी शिक्षण संस्थानों की प्रवेश उसकी कैसा होना चाहिए, उसके अंदर एडमिशन कैसी होनी चाहिए और उसका फीस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको तय करें। अब ये बोल रहा है कि सब अपना अपना खुद तय करें, सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। और इन कॉलेजेस को गवर्न करेगा, वो करेगा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। अब ये शब्द सारे वित्तीय संस्थाओं के हैं, प्रबंधन संस्थाओं के हैं। वो स्वायत्त होंगे, वो तय करेंगे कितनी सैलरी, कितनी एडमिशन, कैसे एडमिशन, कितनी फीस। यूजीसी जैसी नियामक संस्था है नहीं, पैसा देना नहीं है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, अनुदान नहीं देना है। सब चीज़ें तय होंगी सीधी सरकार से और ये कॉलेजेस फ्री हो जाएंगे, सरकारी भी और प्राइवेट भी, वही सर्वोपरि हो जाएंगे। ये है अभी जो चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये है कि जो आज एक बच्चा
तीसरी चौथी पाँचवीं के अंदर पढ़ रहा है और वो सपना देखता है कि वो भी हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूल से करेगा और उसके बाद, क्योंकि वो प्राइवेट के अंदर नहीं जा सकता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, और वो भी सपना देखता है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंदर पढ़कर वो अपना जीवन तो ठीक करेगा पर पूरे अपने समुदाय का, अपने परिवार का जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा, और समाज के अंदर, क्योंकि जब तक समाज का होता है तबका पिछड़ा रहेगा, बदहाली में रहेगा, तो समाज खुशहाल नहीं हो सकता है। अब तो ये लोग देश वाले हैं, देश खुशहाल नहीं हो सकता है, तो उसके लिए वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो सपना देखता है। वो सपना कैसे पूरा हो, वो आज प्रश्न है। उस सपने को कैसे खत्म किया जा रहा है। और दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें इस पूरी शिक्षा नीति के ऊपर लड़ाई है, वो है समावेशी की, जो मैं बात कर रहा था। अब शिक्षा के अंदर जब मैं बोल रहा हूँ कि समाज के अंदर गैर बराबरी है तो शिक्षा उसको ठीक करेगी, तो वो गैर बराबरी तब ठीक होगी, पहले शिक्षा के क्षेत्र के अंदर तो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर किसी दलित जिसके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि खराब है, उसको अपने पढ़ाई करवानी है तो उसको अतिरिक्त सुविधाएं देनी पड़ेगी, और वो क्या है, उसको रिजर्वेशन देनी पड़ेगी हायर एजुकेशन के अंदर कि उसको दाखिला ले पाए, उसको फेलोशिप देनी पड़ेगी, उसको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, उसके लिए रेमेडियल क्लासेस के लिए अलग से असिस्टेंस होनी पड़ेगी, उसके रिसर्च के अंदर उस प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इसी तरह, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले शिक्षा नीति को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा समुदाय है, उसकी अपनी क्या दिक्कतें हैं और उसको कैसे ओवरकम करना है। अब संविधान की समस्या इन लोगों के सामने है कि संविधान है, इसलिए गाहे बगाहे, और लोकतंत्र भी है, इसलिए गाहे बगाहे रिजर्वेशन की बात करनी पड़ती है, संवैधानिक जो आपके आरक्षण की बात इनको करनी पड़ती है। वही शिक्षा नीति में बोला है, पर कैसे बोला है, आपने दलित को, आपने आदिवासी को, अल्पसंख्यक को, और उससे आगे बढ़ के जो छात्र शारीरिक रूप से चैलेंज है, जिसको आप दिव्यांग बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ बोलते ही हैं, उसके आगे कुछ है नहीं। दिव्यांग है तो वो सब कुछ खुद कर लेंगे ना, उनको कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। वो, और जिनकी विशेष ज़रूरतें हैं पढ़ने के लिए, जिनको मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, इन सभी श्रेणियों को एक समूह के अंदर रखते हैं, जिसको बोलते हैं अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, यूआरजी। और जहां भी बात की है वो बोलते हैं यूआरजीज के लिए अलग से प्रावधान होंगे, सभी को एक कैटेगरी के अंदर रख दिया है। इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता हो नहीं सकती है। आप उनको पहचान ही रहे हैं, उनकी अलग समस्याओं को। और लोकतंत्र पूरी शिक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। सिर्फ ये बोला गया है कि सांस्कृतिक और जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है उसमें छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, उनका पार्टिसिपेशन करवाया जाएगा, पर पॉलिसी मेकिंग के अंदर वो पूरा गायब है। किसी तरह चुनाव, किसी तरह के एसोसिएशन की तो बात ही इसमें नहीं की गई है, पूरा लोकतंत्र गायब है। संस्कृत भाषा के नाम के ऊपर, भारतीय संस्कृति को पढ़ाने के नाम के ऊपर बहुत नपे तुले शब्दों में, क्योंकि पहले इतने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर चुके हैं, उस पर इतनी आपत्ति आ चुकी है, उन शब्दों को हटाया है, तो उसकी धारणा को नहीं हटाया है। पूरे का पूरा वो जो मसौदा है कि जो पूरी की पूरी आपकी शिक्षा है, उसको सिर्फ एक धर्म की जो गुण है वही भारतीय शिक्षा है, उसी को परोसना है, उसी को पढ़ाना है, कोशिश की गई है प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक। ये कैसे अपना जो एजेंडा है उसी को लागू करना है नीति के अंदर, एक विशेष धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। तो ये है चुनौतियाँ, ये चुनौतियाँ हैं वर्तमान के शिक्षा व्यवस्था की। और मैं वो जो बोल रहा था, चुनौती ये नहीं है कि पहुंच कम है, कम बच्चे पढ़ पा रहे हैं, चुनौती ये नहीं है कि क्वालिटी कमज़ोर है या फिर समावेशी है। चुनौती ये है, समस्या ये है कि इन चुनौतियों को पार पाने के लिए सरकार के जो प्रस्ताव हैं, सरकार के जो प्रपोजल हैं, वो अपने आप में बहुत खतरनाक हैं। चुनौती ये है कि
जो आपकी शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने के लिए जब सरकार ये बोलती है कि आपको सार्वजनिक शिक्षण संस्थान वो बढ़ा नहीं सकते हैं, उनको कम करना है, दो दो स्कूलों का भी कोई लिख रहा है यहाँ पर कि यूपी के अंदर भी दो विद्यालयों को जोड़कर एक करने की योजना बनाई जा रही है। ये बनाई नहीं जा रही है, बना दी गई है, बंद कर दिए गए हैं बहुत सारे, लगभग 2 लाख के आसपास स्कूल पिछले 5 साल में बंद कर दिए गए हैं। और शिक्षा नीति के अंदर अब ये स्थापित हो जाएगा एक नीति के तौर के ऊपर, वो चिंता है। चिंता ये है कि आप बोलते हैं गुणवत्ता इंप्रूव करनी है, पर आप ये नहीं बोलते कि ज़्यादा क्वालिटी वाले टीचर चाहिए, ट्रेन टीचर चाहिए, छात्र शिक्षक अनुपात बढ़ाना पड़ेगा, उच्च शिक्षा के अंदर भी प्राथमिक शिक्षा के अंदर भी। आप ये नहीं बोलते कि पेडागोजी के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, आप ये बोलते हैं कि रैंकिंग करवानी पड़ेगी, एक्रेडिशन के जरिए इंप्रूवमेंट होगी क्वालिटी। उससे क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होती, उससे क्वालिटी की जांच हो सकती है, बीमारी की जांच हो सकती है। बीमारी ठीक कब होगी? मेरे को बुखार है, थर्मामीटर बीमारी ठीक नहीं करता है, वो जांचता है कि मेरे को बीमारी है, वो एक्रेडिशन करता है। बीमारी को कौन ठीक करता है? वो जो मैं पैरासीटामोल की गोली खाता हूँ। पर साथ में अपने शरीर को मजबूत करने के लिए जो पौष्टिक आहार भी खाता हूँ, वो भी मेरे शरीर को ताकत देता है बीमारी से लड़ने के लिए। वो चाहिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को, गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छे अध्यापक, ट्रेंड अध्यापक, बेहतर कक्षा के अंदर जो पठन पाठन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करे, मजबूत करे, सुलभ करे, ऐसी परिस्थितियाँ, अच्छा मध्याह्न भोज, मिड डे मील, अच्छे काउंसलर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कि बच्चे हताशा में जाकर सुसाइड ना करें, जो आज की डेट में बढ़ रहा है। ये है वो रैंकिंग, उसको ठीक नहीं करती है, रैंकिंग सिर्फ उसको जांचती है। ये है चिंता ये है कि आप समावेशी के नाम के ऊपर, सबको लाने के नाम के ऊपर उनकी चिंता जता रहे हैं, पर उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, कैसे उनकी ज़्यादा पार्टिसिपेशन करवानी है। कक्षा में बैठाना नहीं है सर नंबर दिखाने के लिए, जो आ रहे हैं अभिभावकों के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि आप सरकारी स्कूल के अंदर जाइए, असंभव नहीं है। मैं आपको अनुभव बताता हूँ, हरियाणा के अंदर एसएफआई और वहाँ के अध्यापकों ने इकट्ठा होकर विलेज गांव के अंदर कैंपेन चलाया और सरकारी स्कूलों के अंदर छात्रों की संख्या के अंदर बढ़ोतरी दर्ज हुई। संभव है, ये प्रयास सरकार नहीं सुझाती है, पर सरकार सरेंडर करती है। अब बिल्कुल सीधा सा इक्वेशन है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, सरकारी स्कूलों की संख्या कम हो रही है और कम हो रही है, तो छात्रों ने तो पढ़ना ही है और वो जा रहे हैं प्राइवेट के अंदर। हायर एजुकेशन के अंदर मोर देन 72%, प्राथमिक के अंदर 37%, और ये संख्या बढ़ती जाती है। प्राइवेट स्कूल कभी भी आपकी जो शिक्षा की पहुंच, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन की समस्या है, उसको नहीं एड्रेस करेगा। वो वहाँ खुलेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा मुनाफा होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई टर्म नहीं होती है, ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। सब फॉर प्रॉफिट होते हैं, फिलॉन्थ्रफी कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ बाजार के अंदर आते हैं, मुनाफा कमाने के लिए आते हैं। तो वो नहीं जाएगा हमारे दूर दराज के अंदर, सोनभद्र के अंदर स्कूल खोलने, वो जाएगा टाउन के आसपास, छोटे टाउन के आसपास ब्रांडेड, और बाकी होंगे ये सारे प्राइवेट, जिसको चीप स्कूल बोल रहे हैं, जहाँ के बच्चे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोलते हैं, पर उनको ये पता है कि जब स्कूल जाते हैं तब गुड मॉर्निंग, जब वापस आते हैं तब गुड आफ्टरनून, सुबह और शाम का पता नहीं है। जब फंक्शन होता है स्कूल के अंदर 15 अगस्त का, 1 बजे जाते हैं, वो तब जाते हुए भी गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, ना उनको टीचर बताती है ना वो कुछ समझते हैं, टाई लगाना जानते हैं। वो शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, वो शिक्षा को खराब कर रहे हैं। और अगर पहुंच को ठीक करना है सरकारी स्कूल, गुणवत्ता को ठीक करना है प्राइवेट का कुछ लेना देना नहीं है गुणवत्ता से। मेरिट के अंदर 2 बच्चे आना स्कूल से कोई गुणवत्ता इंप्रूव नहीं करती है। हम मानते हैं गुणवत्ता अगर लगता है वो बहुत एफिशिएंट है, वो भी लेके जाएं छात्रों को, जो खेत मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, सीमांत किसान का बेटा है, जिनके माँ बाप 5 पढ़े हैं 10 पढ़े हैं, उनको लेके जाए प्राइवेट स्कूल के अंदर, उनको वहाँ पे पढ़ाएं और उनके अंदर अगर इम्प्रूवमेंट करके दिखाते हैं तब तो हम मानते हैं। अरे अगर आप पढ़ा रहे हैं टीचर्स के बच्चों को, सिविल सर्वेंट के बच्चों को, डॉक्टर्स के बच्चों को, एजुकेटेड फैमिली के बच्चों को,
जिनकी 70% एजुकेशन घर के अंदर ही हो जाती है, तो प्राइवेट का क्या अचीवमेंट है? हम तो अचीवमेंट मानते हैं हमारे गांव के स्कूल के अध्यापक का, जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर पढ़ा रहा है, उसको पता है जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है उसमें से 70% बच्चे इसलिए स्कूल आ रहे हैं कि वहां पर मध्याह्न भोजन मिल जाएगा, उनका पेट भर जाएगा, इसलिए वो आते हैं। उनके साथ काम करके इंप्रूव करना वो सरकारी कर सकता है, वो प्राइवेट नहीं करेगा। वो इंक्लूसिवनेस और प्राइवेट दो अलग अलग चीजें हैं, ये साथ चल ही नहीं सकते। बाजार और लाभ को इससे कोई मतलब नहीं है कि किस समुदाय के बच्चे कम आए हैं, किससे ज़्यादा हैं। उनको सिर्फ ये पता है कि जो आदमी उनके यहाँ पर आ रहा है उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। इसलिए दोस्तों, ये चुनौतियाँ हैं और इसका जो ऑल्टरनेट है वो सरकारों के पास नहीं है, वो जनता के दबाव के पास होगा। वो ये जो अभी तक सार्वजनिक शिक्षा का ढांचा बचा हुआ है वो सरकार की इच्छा नहीं थी, वो उनकी अपनी इच्छा नहीं थी। ये भारत के अंदर जो जनवादी आंदोलन का दबाव रहा है, विशेष तौर पे छात्र आंदोलन का जो दबाव रहा है, उसके चलते ये सार्वजनिक शिक्षण संस्थान उनके अंदर कम फीस बची है। इसलिए हर 5 साल के अंदर जो फीस बढ़ोतरी होती है उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई होती है। पहले पूरी कम करवा लेते थे, अब 50% कम करवा लेते हैं, पर इतनी बची रहती है कि हम उसके अंदर पढ़ाई कर पाएँ। जिस दिन इनकी सरकारों की मन के ऊपर आएगा उस दिन तो जेएनयू की फीस भी एक ही बार में 25-25, 30 हजार वो बढ़ाते थे, बढ़ेगी और बढ़ती भी है। पर मैं अभी भी आशा करता हूं कि भारत का जो छात्र आंदोलन है, जिसने इस शिक्षा व्यवस्था को बचाया है, बनाया है, अपने आंदोलनों के चलते, अपने दबाव के चलते, जो पूरे का पूरा शिक्षक समुदाय हैं, अध्यापकों से लेके नॉन टीचिंग स्टाफ तक, जो इसके साथ खड़े रहे हैं, भारत का बुद्धिजीवी जिसने एडवोकेसी के लेवल के ऊपर भी और सड़क के ऊपर आकर भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये जो शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण है, उस आंदोलन के अंदर आज भी इतनी ताकत है कि वो इसको भी बचाएगा और आगे बढ़ाएगा। अगर हम पढ़ पाए हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी सरकारी संस्थानों में पढ़ेंगी। और ये जो साजिश है कि फट्टा तो बाहर सरकारी होगा, बोर्ड तो बाहर सरकारी होगा, पर अंदर सारे के सारे स्वयं वित्त पोषी कोर्सेज होंगे, सेल्फ फिनांस कोर्सेज होंगे, जो अपने आप में प्राइवेटाइजेशन है, उसको भी हम डिफीट करेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि आज जो बातचीत करने की जिम्मेवारी मेरी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश की राज्य कमेटी ने लगाई थी, उसके साथ मैं कुछ न्याय कर पाया हूँगा, एक चर्चा शुरू कर पाया हूँगा। इस लॉकडाउन के समय जब तमाम लोग परेशान हैं घरों के अंदर बैठकर, जिनको लगता है कि उनकी परेशानी सबसे बड़ी है, जो ये नहीं देख पा रहे कि वो भी लोग हैं जो 40-40 दिन से अपने घरों से बाहर बैठे हैं और सुबह से लेकर शाम तक ये आशा करते हैं कि शायद कोई एनजीओ, कोई ट्रेड यूनियन, कोई सामाजिक संस्था आएगी और इनको खाना दे के जा पाएगी। जो ये सोच रहे हैं कि हम 40 दिन से यहाँ बैठे थे, घर भी जाना है, पर ये जो ट्रेन के लिए 750-800 रुपया चाहिए, ये मैं कहाँ से लाऊंगा। उनके पास तो कोई जेवर भी नहीं है कि वो बेच के आपके उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आ पाए, केरल से बिहार वापस आ पाए। उनकी समस्या कितनी बड़ी समस्या है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ गांव के अंदर वो मजदूर जो 40 दिन से कुछ कमाया नहीं है, फसल का समय था वो भी निकल गया, मनरेगा के अंदर काम नहीं है, उसकी चिंता हमसे कितनी बड़ी चिंता है, हम शायद अपने घरों के अंदर बैठ के कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। पर हमारे पास मौका है कि हम ये चर्चा कर पाएँ, हम चर्चा कर पाएँ कि लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन का इफेक्ट होगा, ये जो अर्थव्यवस्था के डूबने के नाम के ऊपर, अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने के नाम के ऊपर जो कल्याणकारी राज्य के ऊपर हमला किया जाएगा, जो मजदूर अभी से फेस कर रहे हैं, जो बोला जाएगा कि पैसे नहीं है इसलिए शिक्षण संस्थानों को भी कटौती करनी पड़ेगी, और वो कटौती अध्यापकों की होगी, हमारी लैब की होगी, बजट के अंदर कटौती होगी, तो पूरे का पूरा निजी के लिए और खोल दिया जाएगा। वो एक बड़ा हमला हमें आने वाले समय के अंदर दिखेगा। और उसी भारत के अंदर 68,000 करोड़ रुपए एनपीए भी माफ़ कर दिया जाएगा इन पूंजीपतियों का।
उस भारत के अंदर हमारे पास मौका है कि छात्र होने की जो हमारी जिम्मेवारी है, जो पढ़ें पढ़ें और पढ़ें, और पढ़ते हुए इतने सक्षम हो कि अपने आसपास की परिस्थिति को विश्लेषण कर पाएं, सिर्फ विश्लेषण नहीं कर पाएं। पिछले कल एक महान दार्शनिक का जन्मदिन था जिसने ये बोला था कि विश्लेषण करने के बाद बदलना, संसार का इंटरप्रिटेशन करना, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पर प्रश्न ही है कि कैसे बदला जाए। आप लोग उस बदलाव के लिए भी काम करेंगे, और वो बदलाव तब होगा जब जितने लोग मेरी बात सुन पा रहे थे वो अपने अपने संस्थानों के अंदर किसी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमेटी के साथ जुड़ पाएंगे, उन आंदोलनों के साथ जुड़ पाएंगे, और एक संगठित आंदोलन करते हुए इन नीतियों को पीछे धकेल पाएंगे, और जो आम जनता की, आम छात्रों की नीतियां हैं उसको आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों, जुड़ने के लिए धन्यवाद।